काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। क्या? कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है सर, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम, वे तमाम परीक्षा जिसमें जीके जीएस से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमारे चैनल से जो भी जीके जीएस के सीरीज दिए जाते हैं उसका फुल डिस्कशन कराया जाता है और साथ में प्रीवियस ईयर के पूछे हुए प्रश्न 2025 के लेटेस्ट प्रश्न है जिसकी आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना बनती है। और हमसे ये वादा करते हैं कि अगर आप इस चैनल से जीके जीएस की तैयारी करते हैं तो आपको आगामी परीक्षा में अगर आप बैठते हैं तो आपसे जीके जीएस का एक भी सवाल छूट नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे चैनल से जो भी जीके जीएस के सीरीज चलाए जा रहे हैं वे सभी 2025 के लेटेस्ट पीवाई क्यूज हैं जो आपसे आगामी एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना बनती है। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप मेरा ये डिस्कशन आपको कैसा लगा। क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं है तो थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का डिस्कशन कराया जाता है और क्लास में पूरी याद करने की चांसेस आपकी बनी रहेगी। तो चलिए, आपकी हम ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, मोटिवेशनल लाइन तो हम कह ही दिए हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल आपके समक्ष रखा गया है कि बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था कब? सर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अन्यथा आपके सामने 4 ऑप्शन है कि बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था। ऑप्शन ए 1800 में, ऑप्शन 2 1900 में, ऑप्शन सी 1899 में, ऑप्शन डी 1893 में। तो आपको बता दें कि बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया 3 फरवरी कब? 3 फरवरी 1900 को। मुंडा विद्रोह, ये देखिए सर, जो बिरसा के द्वारा जो चलाया गया जो विद्रोह था उसे कहा गया मुंडा विद्रोह। कौन सा विद्रोह? मुंडा विद्रोह। अब मुंडा जो थे, बिरसा मुंडा, ये कहाँ के रहने वाले थे? झारखंड के रहने वाले थे और झारखंड की ये जनजाति है। कौन सी? मुंडा जनजाति। झारखंड की प्रमुख जनजातियों में से एक है मुंडा जनजाति। तो मुंडा विद्रोह की जब शुरुआत करते हैं बिरसा मुंडा, तो ये एक बहुत लेवल का जो है विद्रोह चल रहा था, लेकिन अचानक क्या होता है कि 13 फरवरी 1900 के रात को बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ लिया जाता है। कब? तो ऑप्शन नंबर 2 1900, 3 फरवरी 1900 को। फिर क्या होता है सर कि मुंडा विद्रोह की शुरुआत कब होती है? ये आपसे पूछ देगा कि मुंडा विद्रोह की शुरुआत कब हुआ। तो मुंडा विद्रोह की शुरुआत 1899 से लेकर 1900 तक, यानी जब तक बिरसा मुंडा को पकड़ा नहीं गया था तब तक, यानी बिरसा मुंडा की जो मुंडा विद्रोह है वो 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक चला था। बिरसा मुंडा को सर धरती आबा कहा जाता है। बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता है? धरती आबा। धरती आबा कहा जाता है। और आबा का मतलब होता है पिता। आबा का मतलब क्या होता है सर? पिता होता है। आबा का मतलब पिता होता है, यानी धरती का पिता कौन है? बिरसा मुंडा। ठीक है, तो मुंडा को धरती आबा कहा गया। मुंडा विद्रोह को सर जो है वो उल गुलान कहा गया। क्या कहा गया? उल गुलान। उल गुलान कहा गया। उल गुलान का मतलब क्या है सर? तो ये उल गुलान का मतलब होता है सर महान विद्रोह। कैसा विद्रोह? महान विद्रोह। महान विद्रोह। ठीक है सर, जैसे में आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे में 1857 की क्रांति एक कैसा बहुत बड़ा प्रारूप, भयंकर रूप धारण कर चुका था, लेकिन फिर उसे दबा दिया गया, उसी प्रकार ये था मुंडा विद्रोह था। ये एक भयंकर रूप धारण कर चुका था, लेकिन जब धरती की आबा को यानी मुंडा को जब पकड़ लिया जाता है तब इसे शांत कर दिया जाता है सर। ठीक है, तो आपको इतना चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, आप आई होप आप इतना इसे उतार लीजिए, हम इसको यहाँ पे थोड़ा इरेज करेंगे। देखिएगा, बिरसा मुंडा को है ना 15 जनवरी, ये आपको बता दें कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा को 15 नवंबर को मुंडा जयंती मनाता है, यानी मुंडा का दिवस
जन्म दिवस है 15 नवंबर को। इसीलिए जो है बिहार से जब झारखंड अलग हुआ सर, बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो अलग करने की जो मांग किया गया, बिहार से झारखंड कब अलग हो गया था? तब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तब 15 नवंबर को बिहार से झारखंड अलग होने का जो कारण था वो यही कारण था कि 15 नवंबर को मुंडा क्या मनाया जाता है? मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है सर। ठीक है, चलिए चलिए सर, इतना तो हम समझ गए सर। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष क्या रखा गया है कि भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन ए है विंध्य पर्वत है, ऑप्शन 2 अरावली पर्वत है, ऑप्शन 3 सतपुड़ा है और ऑप्शन 4 नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। तो भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है सर वो है अरावली की पहाड़ियां। कौन है? अरावली की पहाड़ियां या अरावली पर्वत है। अब समझ जाइए कि अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ है। तो अरावली पर्वत जो है सर इसका विस्तार गुजरात में है। गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, राजस्थान में आपको मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा सर, हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा और दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में ये 4 जगहों पर इसका क्या है? विस्तार मिलता है। उसके बाद जब अरावली की जो पर्वत जो राजस्थान में है सर, राजस्थान में पर्वत जो है किसका? अरावली का। तो आपसे पूछ देगा कि अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी क्या है? सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर है और माउंट आबू राजस्थान में ही पाई जाती है। गुरु शिखर है जो कि माउंट आबू राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान में। तब अरावली पर्वत का जो सबसे ऊंचा चोटी है गुरु शिखर, ये माउंट आबू राजस्थान नामक जगह पर पाई जाती है। ठीक है सर, इतना तो आप समझ गए होंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए इतना दूर को। साथ में इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो बनावट यानी कब बना था? तब प्री कैम्ब्रियन काल में ये बना था। कब बना था? प्री कैम्ब्रियन काल में बना था, यानी लगभग आज से 400 साढ़े 400 लाख पहले का बात है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब एक है विंध्य पर्वत। तो विंध्य पर्वत जो है ये मध्य प्रदेश, एमपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी और साथ में कुछ हिस्सा बिहार में है। कैमूर की जो पहाड़ियां हैं यानी सासाराम जिला में आपको कुछ देखने को मिलेगा और साथ में कुछ छत्तीसगढ़ में भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, गुजरात और यूपी में है। ठीक है, तो विंध्य पर्वत जो है कहाँ कहाँ इसकी विस्तार है? मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, कुछ बिहार में, जैसे में कैमूर की पहाड़ियाँ सासाराम में है, सासाराम में आपको देखने को मिलेगा विंध्य पर्वत और कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी आपको देखने को मिलेगी। आप इसे भी नोट कीजिए, हम यहाँ पे भी इरेज करेंगे। चलिए अब देख लीजिए सतपुड़ा की बात करें सर, तो इसकी पूरी विस्तार ज़्यादातर मध्य प्रदेश हिस्सा, फिर गुजरात, फिर आपको महाराष्ट्र और आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी आपको मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सर। अब हम देख लेते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ की बात करें सर, तो इसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू माउंटेन कहा जाता है सर। ठीक है, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ को ब्लू माउंटेन कहा गया। ये कर्नाटक, केरल और ज़्यादातर अधिकांश हिस्सा तमिलनाडु में इसकी पाई जाती है। नीलगिरी की सबसे ऊंचा चोटी का क्या नाम है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंचा चोटी का नाम है दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा नाम है। इस बात को भी आपकी जानकारी होनी चाहिए सर। आई होप आप इसे पूरा जितना हम लिखवा रहे हैं इससे रिलेटेड आप उसे नोट कर लिए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि
किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? क्या कि किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय को, बाल गंगाधर तिलक को, लाला लाजपत राय को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो आपको बता दें कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, जिसे गांधी जी ने कहा। किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? गांधी जी। यानी कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा गया था? ये किसने कहा? गांधी जी ने कहा था। तो गांधी जी के द्वारा किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक को। किसे कहा गया? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को सर भारतीय क्रांति का जनक भी माना जाता है। क्या? भारतीय क्रांति का जनक। भारतीय क्रांति का जनक किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। लेकिन ये कहने वाले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय क्रांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं सर। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जो है ये 1890 में, कब? 1890 में कांग्रेस में शामिल होते हैं। कहाँ शामिल होते हैं? कांग्रेस में शामिल होते हैं। और लगभग 5 साल बाद यानी 1895 में ये क्या करते हैं? संविधान सभा का मांग करते हैं। क्या करते हैं? संविधान सभा का मांग करते हैं। बाल गंगाधर तिलक जो है सर ये एक गरम दल के नेता थे। किस दल के नेता थे? गरम दल के नेता थे। और ये एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे थे। इनका जन्म जो है वो 1856 में, कब? इनका जन्म 1856 में रत्नागिरी महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है? रत्नागिरी महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। आई होप आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसे इरेज करेंगे। चलिए उसके बाद देख लीजिए, राजा राम मोहन रॉय को भी आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। लेकिन इनको कहने वाले गांधी जी नहीं थे। यहाँ बोल दिया एक शब्द गांधी जी, तब होगा बाल गंगाधर तिलक। सिर्फ बोलेगा आधुनिक भारत का जनक था राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया जाता है कोलकाता के अंदर। कब किया जाता है सर? कब किया जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी लाला लाजपत राय की बात करें सर, तो लाला लाजपत राय का प्रमुख नारा था साइमन वापस जाओ। क्या? साइमन वापस जाओ। साइमन कहाँ जाओ? साइमन वापस जाओ। गो बैक साइमन का इन्होंने नारा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, क्योंकि ये उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे। आपको पता होगा कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं, जो भी वर्तमान रहे। चलिए सर नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे कहता है कि सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का गणना करने वाले व्यक्ति कौन थे? पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, वी.आर. अम्बेडकर या इंदिरा गांधी। तो आपको बता दें कि सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का गणना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी किए थे। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहने का मतलब क्या? भारत का वयोवृद्ध पुरुष, भारत का वयोवृद्ध पुरुष। ठीक है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष। ठीक है, भारत का बूढ़ा व्यक्ति या भारत का दादा के भी नाम से इनको जानते हैं। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का गणना किस वर्ष किया सर? किस वर्ष किया? तो इन्होंने किया था 1867 या 1867-68 के बीच में। 1867 से 68 के बीच में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का गणना करते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है ये धन निष्कासन का सिद्धांत देते हैं, जिसे ड्रेन थ्योरी कहा गया। क्या कहा गया? ड्रेन थ्योरी कहा गया। ड्रेन थ्योरी कहने का मतलब धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे। तो धन निष्कासन का सिद्धांत जिसे ड्रेन थ्योरी कहा गया, ये देने वाले भी व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी।
दादा भाई नौरोजी का एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनका पुस्तक का नाम है। ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। ये कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रह चुके हैं? यह कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ में दादा भाई नौरोजी जो थे ये कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। इसको आप ये मतलब याद कीजिए, ये लिख लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे। देखिए दादा भाई नौरोजी जो है ये कांग्रेस के कितने बार? 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। कब कब? तो 1886 में रहे हैं, 1886 हो गया, फिर 1906 में रहे हैं, और एक और बीच में कुछ था 1800 शायद 92 या 93 है, 92 या 93 में जो है ये क्या करते हैं आपके कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, फिर ये कांग्रेस के जो हैं भारत ये कांग्रेस के ये प्रथम पारसी अध्यक्ष होते हैं। कैसे अध्यक्ष? पारसी अध्यक्ष चुने जाते हैं। और इनका निजी सचिव का नाम क्या था? तो इनका निजी सचिव का नाम था मैडम भीका जी काभा। मैडम भीका जी काभा। ठीक है, ये बात को भी आप ध्यान रखिएगा सर। ठीक है, आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए सर। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको क्या कहता है कि पटना से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे सर? ऑप्शन ए है लियाकत अली थे, ऑप्शन 2 पीर अली थे, ऑप्शन 3 मनीराम बरुआ थे, ऑप्शन 4 बेगम हजरत महल थे। तब पटना से 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व करते हैं वो करते हैं पीर अली। कौन अली? पीर अली करते हैं। पीर अली जो है सर ये पटना में पुस्तक विक्रेता होते हैं। क्या करते हैं? पुस्तक विक्रेता होते हैं, यानी पुस्तक को बेचते थे। और पुस्तक बेचने के दौरान ये अन्य पुस्तकें भी लिखते थे। और उस पुस्तक में ये इन पे कैसे इनके ऊपर जो है अंग्रेजों के द्वारा कैसा शासन प्रणाली चल रहा है, किस तरह इनको तंग किया जा रहा है, पटना का क्या हालचाल है, इन तमाम चीज़ों को जिससे राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जागरूक हो, उन चीज़ों को पुस्तकों के माध्यम से फैलाने का काम करते थे पीर अली। ठीक है, फिर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है 25 जुलाई शायद 1857 को। ठीक है, चलिए सर 1857 की क्रांति का अगर हम इलाहाबाद, इतना आप मतलब कि ध्यान लिख लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे। देखिए इलाहाबाद से, कहाँ से? इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन करते हैं? लियाकत अली करते हैं। इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन करते हैं? लियाकत अली। पटना से कौन करते हैं? तब पटना से करते हैं पीर अली। मनीराम बरुआ जो है ये असम से करते हैं। कहाँ से करते हैं? असम से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। और जो बेगम हजरत महल है, बेगम हजरत महल कहाँ से करते हैं? तब बेगम हजरत महल जो है सर ये आपको यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। बेगम हजरत महल अवध से करते हैं। कहाँ से करते हैं? अवध से। और झांसी से कौन करती है? रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति का नेतृत्व करती है। आप इतना लिख लीजिए, हम इसे इरेज करेंगे। अब देखिए अगर 1857 की क्रांति की बात करें तो 1857 की क्रांति का शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हो जाती है। 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है बिहार से कौन करते हैं? तो बिहार से करते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह करते हैं 80 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में करते हैं। यानी कि इनको 80 वर्ष की भी अवस्था में है, जो रग रग में युवा का खून दौड़ता था सर। तो ये तमाम जानकारी आपको 1857 की क्रांति से रिलेटेड याद रखना है। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के भी नाम से जानते हैं। चलिए तो आज को हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।